फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7। ओके, आज हमारा चैप्टर होगा चैप्टर नंबर 7, लैंड फॉर्म्स एंड देयर एवोल्यूशन। एवोल्यूशन तो पहले हमने वेदरिंग प्रोसेस पढ़ा, अर्थ पे क्या एक्शन था उसका वो पढ़ा, जियोमॉर्फिक एजेंट्स पढ़े जैसे रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, हवा, ग्लेशियर, जो वेव्स हैं वो इरोजन करती हैं। ये आपको पहले से ही पता है, आपको पिछले चैप्टर्स में करवा दिया गया है। इरोजन के बाद डिपोजिशन होता है, ये भी आपको बता दिया है। अब ये जो चैप्टर है ये लैंड फॉर्म्स के रिलेटेड है, उस इरोजन के साथ कौन सा लैंड फॉर्म बनेगा, डिपोजिशन के साथ कौन सा लैंड फॉर्म बनेगा, अब हम इस चीज़ पे बात करेंगे। अगर लैंड फॉर्म छोटा है, बड़ा है, हर तरीके का है, उसको हम लैंड फॉर्म बोलते हैं। अगर छोटा पहाड़ है वो भी लैंड फॉर्म में आएगा, अगर प्लेन एरिया है वो भी लैंड फॉर्म में आएगा। जब कुछ लैंड फॉर्म्स मिलकर एक लैंडस्केप बनाते हैं, जैसे कि आप अगर एक ग्राउंड में जाएं और खड़े हो जाएं वहाँ पे आपको घास दिखेगा, वहाँ आपको छोटा कोई हाई एरिया दिखेगा, मिट्टी का ढेर होगा, पेड़ दिखेंगे, हो सकता है नदी बह रही हो पास में से या नाला बह रहा हो पास में से, और दूर कोई आपको बड़ा पहाड़ भी दिख सकता है। तो ये सब एक, अगर आप आँखों से एक एरिया देखेंगे अपने सामने तो वो होगा आपका लैंडस्केप। उसको हम लैंडस्केप बोलते हैं, लार्ज एरिया जिसमें कई लैंड फॉर्म्स मिलते हैं आपको, साइज़ में छोटे बड़े हो सकते हैं। कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होते हैं, कुछ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स होते हैं लैंड मासेस में, कुछ इंटेंसिटी होती है, जैसे आपको मैंने पहले बताया एंडोजेनिक फोर्सेस होती हैं, कुछ एक्सोजेनिक फोर्सेस होती हैं, वो लैंड फॉर्म्स बनाने में अर्थ की मदद करते हैं। अब एवोल्यूशन देखते हैं कि पहले से कैसे 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 पहाड़ बने, कैसे कैसे नदियाँ बनी, कैसे कैसे अर्थ का सरफेस चेंज हुआ इरोजन की वजह से, कैसे डिप्रेशंस बने, कैसे वैली बनी, ये सब आपको मैं अभी आगे पढ़ाऊँगा। डिपोजिशन होती है, डिपोजिशन के साथ रनिंग वाटर, मेन सोर्स जो होता है, मेन फैक्टर जो है वो रनिंग वाटर है, वो इरोजन करता है आपका, है ना। ग्लेशियर भी करता है, विंड भी करता है, वेव्स भी करते हैं, पावरफुल इरोजन करते हैं। फिर डिपोजिशन एजेंट्स बन जाते हैं और एक जगह पे जाके इसको जो अपने साथ कैरी किया होता है उसको छोड़ देते हैं, और हवा, पानी, एटमॉस्फेयर चेंजेस की वजह से वहाँ पे एक सॉलिड लैंड फॉर्म बनने शुरू हो जाते हैं। इसमें मोस्टली आपके ज़्यादा थियोरेटिकल ही लिखा हुआ है, इसमें कुछ ज़्यादा वो है नहीं पढ़ने वाला। हम सीधा मुद्दे पे आएंगे कि रनिंग वाटर क्या एक्शन करता है। ह्यूमिड रीजन्स के अंदर, जैसे हमारा इक्वेटर का एरिया हो गया, वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, और जो लैंड को डिग्रेड करता है, लैंड को इरोजनल एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा पार्ट कौन करता है, रनिंग वाटर ही करता है। और रनिंग वाटर वहीं होगा जहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा होती होगी। दो कंपोनेंट है, एक ओवरफ्लो लैंड होता है, ज़मीन के ऊपर आप जो देखते हैं पानी, बारिश होती है सड़कों पे, खेतों में पानी बहता हुआ दिखता है आपको। एक होता है लीनियर फ्लो होता है, जैसे नदियों के अंदर से बह रहा है, नालों के अंदर से बह रहा है, वो लीनियर फ्लो होता है। जो हमारा इरोजनल एक्टिविटी जो परफॉर्म की जाती है ना, वो होता है रनिंग वाटर, जब अपने यूथफुल स्टेज में होता है, जब बहुत हाइट से गिरता है। आपने देखा होगा जब भी हाइट ज़्यादा होगी, पानी का बहाव तेज़ होगा, तो पत्थर को काटना उतना ही आसान होता है, तो वहाँ पे वैलीज बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जॉर्ज बनता है, वैली बनता है, पानी सीधा टकरा के आता है, और यूथ स्टेज में होता है। फिर धीरे धीरे जैसे वो, इसमें क्या होगा, जब अब यूथफुल स्टेज में होता है पानी, तो फिर वर्टिकल इरोजन बहुत होता है ना, और जैसे ही पानी हमारा प्लेन एरिया में आता है
तो वो थोड़ा स्लो हो जाता है, शांत हो जाता है, और उससे क्या होता है आपका लेटरल जो इरोजन होता है वो शुरू हो जाता है, साइडों से कटना शुरू हो जाता है, नदी फैलनी शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा बिहार में बाढ़ आती है, यही रीज़न है। वो लेटरल इरोजन जो उसके बहुत ख़तरनाक है। वो नदी जो है कभी तो लेफ़्ट हो जाएगी, कभी राइट हो जाएगी। आज जहाँ पे घर थे वहाँ नदी हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम बिहार में बहुत बड़ी है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम ओवरलैंड फ्लो। जैसे आपको मैंने बताया रोड के ऊपर या खाली सड़क के ऊपर, सड़क तो नहीं खाली ग्राउंड के ऊपर, सड़क के ऊपर तो क्या इरोजन होगा, कुछ छोड़ा ही नहीं इरोजन के लिए। तो जो ग्राउंड होगा उसके ऊपर क्या होगा, शीट इरोजन होगा। पानी फेंकेंगे तो शीट की तरह पानी बहकर निकलेगा ऊपर ऊपर से, और पतली पतली परत जो मिट्टी की है वो बहा के साथ में लेके जाएगा पानी। इसमें यही है, और आपको मैंने बता दिया कैसे कैसे जो स्ट्रीम से पहले वैली बनेगी, फिर और नीचे मिडल स्ट्रीम में जाकर वो लेटरल इरोजन होना शुरू हो जाएगा, फिर वो बिल्कुल ही ग्राउंड लेवल पे आ जाएगा और शांत हो जाएगा, जहाँ पे वो कम्प्लीटली फ्लैट हो जाएगा और एक लो लैंड बन जाएगा, एक रिलीफ, जहाँ पर जिनको हम बोलेंगे मोनैडनॉक्स। अब मोनैडनॉक्स क्या होता है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता अगर, तो यहाँ पर चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मोनैडनॉक्स, मोनैडनॉक्स ये मोनैडनॉक्स होता है, थोड़ा हाई एरिया होता है, साइडों से पानी बह रहा होता है, नदी इसको और साइडों से घिस घिस के ऐसे गोल शेप दे देती है, या जिस तरीके से उसका बहाव होता है उस तरीके से वो दिखता रहता है। और रिवर्स के अंदर मोनैडनॉक्स देखिए आप, यही है बस, वो पत्थर छोड़ देने बड़े बड़े, उनको मोनैडनॉक्स बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं अभी, क्योंकि वो बड़े पत्थर जो होते हैं ना, अब रिवर का बहाव उतना ज़्यादा नहीं है, अब रिवर बेचारी शांत हो गई है, तो वो इतने बड़े पत्थर कैरी नहीं कर सकती, वो वहीं छोड़ देती है, वो मोनैडनॉक्स का रूप ले लेते हैं। जैसे इस प्रोसेस को, जो प्लेन को हम बहा के लेके जाता है, प्लेन एरिया को, उसको हम पेनी प्लेन भी बोलते हैं। पेनी प्लेन इरोजन मतलब प्लेन एरिया को बहा कर लेके जाना। यहाँ पे आप बता सकते, मैंने आपको बताया ना यूथ स्टेज में क्या क्या होता है, वी शेप वैलीज बनती हैं, इसमें यही है। मिएंडर्स बनते हैं, ऊपर वो थोड़ा नीचे जाके बनते हैं, यूथ स्टेज में कम बनते हैं। ज़्यादातर हमारे यूथ स्टेज में वाटरफॉल बनेंगे, रैपिड्स बनेंगे। रैपिड्स क्या होता है, आप अगर आपने ऋषिकेश में कभी गए होंगे तो रिवर के अचानक एक खड्डा आता है और उस खड्डे में एकदम से आपकी बोट जाती है, और वहाँ पे पानी बहुत स्वर्लिंग मूवमेंट होती है, गोल गोल घूम रहा होता है, तो वो रैपिड होता है, क्योंकि थोड़ा एकदम से डेप्थ आ जाती है, एकदम रिवर सीधा फ्लो करती है और एकदम से डेप्थ में चली जाती है, और डेप्थ ज़्यादा नहीं होती, नॉर्मल से कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, जो पीछे प्लेन एरिया आ रहा होता है। आप ऐसे समझ लीजिए अचानक से आप रोड पे जा रहे हैं और अचानक से खड्डा आ जाए, तो आप खड्डे से फिर निकल भी जाते हैं, ज़्यादा बड़ा खड्डा ना हो, तो उसको हम रैपिड बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मैच्योर स्टेज में क्या बनेगा। मैच्योर स्टेज में भी रिवर का फ्लो काफ़ी होता है, अभी भी वो वैलीज बना रही होती है, पर वी शेप जो होते हैं ना, थोड़ा वो ब्रॉड होने शुरू हो जाते हैं। देन आ जाते हैं, अभी क्या है, वाटरफॉल्स नहीं बनेंगे और रैपिड्स नहीं बनेंगे। अभी ओल्ड स्टेज जब रिवर बॉडी हो जाती है तब असली, अभी क्या है, मिएंडर होता है, अभी मिएंडर बनते हैं, रिवर सांप की चाल चलती है। आप देखेंगे यहाँ पे, आपको मैं अगले पिक्चर में आएगा मिएंडर्स कैसे बनते हैं। फिलहाल के लिए आप इतना याद रख लीजिए, आगे जब से आप रिवर मिएंडर करती है, सांप की तरह चलनी शुरू हो जाती है, बहुत कुछ बनता है, ऑक्सबो लेक बनता है, मिएंडर हो बनते हैं, तो ये आपको आगे बताएंगे।
अब इरोजनल लैंडफॉर्म जैसे वैली बन गई, वी शेप वैली हो गई, जॉर्ज हो गया। जॉर्ज क्या होता है? अपना स्ट्रेट, ये वैली तो थोड़ी वी शेप होती है, जॉर्ज होता है स्ट्रेट पैरेलल, दो पहाड़ उनके बीच में से रिवर निकल रही है। कैनियन वही सेम चीज़। देन आ जाते हैं, जो कैनियन है उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। कैनियन जो होता है ऊपर से ज़्यादा वाइड होता है, नीचे जाके थोड़ा सा क्लोज हो जाता है। तो वी शेप वैली भी नहीं होता और जॉर्ज भी नहीं होता, और कैनियन होता है। बहुत सारे नाम दिए हुए, सिर्फ पहाड़ी और खाई नाम दे दो बहुत है। चलिए आगे, पॉट होल्स और प्लंज पूल्स। पॉट होल्स क्या होता है? जैसे आप देखेंगे कि हमारे वाटरफॉल होता है ना, जब वाटरफॉल के जहाँ पे डायरेक्ट फर्स्ट इंस्टांस पे पानी गिरता है, डीप होल्स बन जाते हैं, वो प्लंज पूल्स होते हैं, उन्हें प्लंज पूल्स भी बोल देते हैं। और पॉट होल्स भी उसी, पहले पॉट होल बनते हैं, धीरे 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 वो प्लंज पूल्स बन जाते हैं, पानी इकट्ठा रहता है। देन आ जाता है इंसाइज्ड और एंट्रेंच्ड मीएंडर्स। ये आ गया आपका मीएंडर्स। यहाँ पे पिक्चर्स यहाँ तो बनी नहीं है, यहाँ कहीं अगर पिक्चर होगी तो मैं, यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे ये मीएंडर्स इसमें बनेंगे, पॉइंट बार्स में दिखाएंगे आपको। ये मीएंडर्स, पर्टिकुलर मीएंडर भी बने हुए दिखाए हैं यहाँ पे। फिर ये लेक्स के अंदर, सॉरी वो केव्स के अंदर कैसे हैं, वो सारा है। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। इसके अंदर जितनी भी टर्म्स आ रही हैं वो टर्म्स को आपको याद करना है। कौन सी टर्म कौन से इरोजनल एक्टिविटी के साथ रिलेटेड है वो याद रखनी है। ये ग्लेशियर में होती है, ये डेजर्ट में होती है, केव्स में होती है। तो हम आ जाते हैं अभी, जो स्ट्रीम्स रैपिडली फ्लो करते हैं ना ऊपर से नीचे, हाई ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब होता है चढ़ाई, चढ़ाई या ढलान समझ लीजिए। तो वो जितनी ज़्यादा होगी वो पानी की स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। तो उससे क्या होगा कि वो जो पानी के बॉटम में है ना, वहाँ पे सारा कंसंट्रेट होती है इरोजन, वहीं पे इरोजन का सारा सामान इकट्ठा होता रहता है। जब स्टीप ग्रेडियंट होता है, हाइट बहुत ज़्यादा होती है पहाड़ की, तो लेटरल इरोजन नहीं होता, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। पर जब एक्टिव लेटरल इरोजन होता है, जब वो जेंटल स्लोप्स पे जा रहे होते हैं, तो मेंडरिंग कोर्स होता है। मेंडरिंग कोर्स आपको मैंने बता दिया, सांप की चाल। वो फ्लड प्लेन्स में ज़्यादा दिखता है, आपको वैली में नहीं दिखेगा। इसमें ना रिपीटेडली एक ही चीज़ को बार बार बहुत इन्होंने लिखा हुआ है। इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी पता नहीं क्यों इतना इतना लिखा हुआ है। ये जो मेंडर्स होते हैं ना, वो हार्ड रॉक्स पे मिलते हैं, उन्हें बोलते हैं इंसाइज्ड और एंट्रेंच्ड मेंडर्स। एक तो होते हैं हमारे बिल्कुल ही प्लेन एरिया में मिलते हैं, उससे थोड़ा सा पहले मिलते हैं ये जेंटल सरफेसेस के ऊपर इनिशियल स्टेज में। देन कम्स रिवर टेरेसेस। रिवर टेरेसेस आपको पता ही है, जो साइड के, जो उसके रिवर के, हम बोलते बांध बोल सकते हैं उसको, जिसके अंदर रिवर बह रही है, साइडों में हमने उसको बांध लगे हुए हैं उसके, वो ऑटोमेटिकली बने हुए हैं। क्योंकि जब रिवर सेंटर से फ्लो करती है तो उसका जो भी इरोजन है वो साइड बैंक्स पे उसके इकट्ठा होता रहता है, ऊंचे होता रहता है बैंक। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जब रिवर की जो टेरेसेस हैं कई तरीके के होते हैं। कभी वो दोनों पैरेलल होते हैं और बराबर होते हैं, आप देखेंगे स्टेप्स बने होंगे रिवर के। कभी अनपेयर होंगे, एक साइड ज़्यादा होगा, एक साइड कम पेयर होंगे, एक साइड सीढ़ियाँ बनी होंगी, एक साइड प्लेन होगा, एक साइड आप उतर सकते हैं, एक साइड नहीं उतर सकते। तो यही है, वो रिवर के डिपेंड करता है चाल के ऊपर कि रिवर कैसे बह रही है। हो सकता है कभी एक साइड को ज़्यादा बह रही हो, एक साइड को कम बह रही हो, ऐसा भी होता है।
जब एक साइड ही हो स्ट्रीम, देन आ जाता है डिपोजिशनल। एलुवियल फैन, एलुवियल फैन क्या होता है? ये कुछ नहीं होता, जब रिवर सारा पानी अपना बहाकर एंड में कहीं तो ख़त्म होना है ना, ख़त्म होने से थोड़ी देर पहले ही बिल्कुल वो फैल जाती है, और ऐसे फैलती है कि पंखे की शेप में बनाते हैं, सेडिमेंट जो होते हैं ना उसके, वो सारा सामान इकट्ठा करके उड़ेल देती है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जो सामान लाए थे वो बिखेर दिया उसने ज़मीन पे, और बिखेर दिया तो अरे एकदम वो फैन की तरह, पंखे की तरह बिखेरा है। जैसे ब्रह्मपुत्र, सॉरी, हमारे बे ऑफ बंगाल में जब कई भी रिवर्स गिरती है हमारी, ब्रह्मपुत्र गिरती है, वो बनाती, कृष्णा बनाती है, गोदावरी बनाती है, बहुत अच्छे अच्छे डेल्टास बनाती है वो एलुवियल फैन की तरह बना देती है। क्योंकि वो रिवर का फ्लो बहुत कम होता है, वहाँ से आगे तो वो सीधा समुंदर में मिलेंगे, तो समुंदर में मिलने से पहले वो डेल्टा बना देते हैं। ये एलुवियल फैंस ही, काफ़ी एलुवियल फैंस मिलकर डेल्टा कहला देते हैं। यही देखिए आगे डेल्टा आ गया। जैसे कि वो जो लोड लेके आए हैं वो सारा अगर समुंदर में नहीं गिरा, उससे पहले ही गिर जाता है, तो वो डेल्टा क्रिएट कर देता है। ऐसे आगे से ना चैनल्स बन जाते हैं काफ़ी। आ जाता है आपका फ्लड प्लेन्स और नेचुरल लीव्स और पॉइंट बार्स। ये फ्लड प्लेन्स क्या है? डिपोजिशनल एक्टिविटी। क्योंकि जितना भी माल मसाला सेडिमेंट्स वगैरह लाए थे वो पहाड़ों से, हिमालय से, वो सारा आके अब कहाँ जमा होगा? उत्तर प्रदेश में जमा होगा, बिहार में जमा होगा, जहाँ जहाँ से गंगा निकलेगी, जहाँ से जमुना निकलेगी, वहाँ वहाँ उसे वो ढेर करते जाएंगे, और वो एक फ्लड प्लेन बनेगा। फ्लड प्लेन क्यों? क्योंकि बहा के लाए उसे, और काफ़ी रिच इन फर्टिलिटी होता है ये, और ये लार्ज साइज़ में होता है, इसमें कुछ ज़्यादा और तो है नहीं, यही है। अब ये नेचुरल लीव्स और पॉइंट बार्स क्या होते हैं फिगर में दिखा देंगे। ये भी फ्लड प्लेन से रिलेटेड होते हैं। ये जो होते हैं ना नेचुरल लीव्स, ये होते हैं, ये बैंक ऑफ लार्ज रिवर के किनारे होते हैं। ये लीनियर होते हैं और पैरेलल रिजेस होते हैं। और जो मोटा मसाला होता है ना, मोटा सैंड होता है, वो बैंक पे आके रिवर के इकट्ठा होता रहता है, क्योंकि वो तो भारी होता है ना, वो आगे नहीं जा सकता ज़्यादा, तो वो इकट्ठा होता है बैंक्स पे। तो जब फ्लड होता है, ज़्यादा रिवर बह जाती है, तो बैंक के ऊपर से रिवर बह जाती है, तो जो भी ये सारा सैंडिंग वगैरह उसके साइड में गिर जाती है, वही लीव डिपॉजिट आ जाते हैं, इसलिए बोलते हैं लीव्स। वो लीव डिपॉजिट जो होते हैं ना, वो बैंक्स के साथ में जब ओवरफ्लो रिवर हो जाती है, तो वहाँ पे जो भी सेडिमेंट्स होते हैं, कोर्स सेडिमेंट्स होते हैं, वो वहाँ गिर जाते हैं। आपको याद रखना है कि जो लीव्स होते हैं वहाँ पे जो होता है सेडिमेंट्स कोरस होते हैं एज़ कम्पेयर टू वाटर के अंदर जो होता है। आपको मैं फिगर में दिखा देते हैं। ये देखिए साइड में बने हुए हैं ना, जो बह बह के ऊपर से ओवरफ्लो हो रखा है, वो नेचुरल लीव होते हैं। और पॉइंट बार्स को हम आपको मेंडर बार्स भी बोलते हैं। ये कन्वेक्स साइड ऑफ मेंडर होता है। कन्वेक्स साइड क्या होती है? जो अंदर वाली साइड होती है मेंडर की, वो उस साइड बनते हैं अंदर ही, लीनियर पोजीशन में बनते हैं वाटर अलोंग द बैंक। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये बन रहा है गोल, यहाँ पर ये जो बन रहे हैं ये आपके पॉइंट बार्स बन रहे हैं, और ये आप देखेंगे कि पैरेलल बन रहे हैं, इसके लीनियरली बन रहे हैं। इसमें क्वेश्चन कुछ खास बनेगा नहीं, क्वेश्चन यही बनेगा पॉइंट बार्स रिलेटेड टू, या पॉइंट बार्स कनकेव साइड ऑफ मेंडर्स के बनते हैं। नो, इट इज़ फाउंड ऑन कन्वेक्स साइड ऑफ मेंडर्स। वो कन्वेक्स साइड ऑफ मेंडर मिलता है। कनकेव साइड क्या होगा? बाहर वाली साइड होगी, पर वो तो अंदर वाली साइड है ना, तो अंदर वाली साइड कन्वेक्स साइड होती है। और इसमें आपको एक क्वेश्चन ही बहुत अच्छा बनेगा, अगर आएगा क्वेश्चन तो इसमें आप यही करेंगे, यूपीएससी कन्वेक्स का कनकेव कर देंगे, और अब बच्चा वहाँ फंस जाता है।
देन आ जाता है मेंडर्स। अब मेंडर्स पे आपको मैंने बता ही दिया, सांप वाली चाल में ये जो बन रहे हैं। इसमें कुछ और भी टर्म्स आती हैं साथ में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये कोई लैंड फॉर्म नहीं है, बट एक रिवर के बहने का तरीके को हम मेंडर बोलते हैं, उसे मेंडरिंग बोलते हैं। और पॉइंट बार क्या है, एक तरह का मेंडर है। किस तरीके से रिवर बहती है, कोरियोलिस फोर्स का भी इस पर प्रेशर पड़ता है, आपको याद रखना है। और जो एलुवियल डिपॉजिट्स होते हैं, क्योंकि अब जो साथ में सेडिमेंट्स आ रहे हैं वो भी तो कहीं ना कहीं डिपॉजिट होंगे, तो वो साइड बैंक्स पे डिपॉजिट होते रहते हैं, आउटर बैंक्स पे ही होते हैं डिपॉजिट। तो वो इरेगुलरिटीज़ जब आती है ना, तो ऐसे फिर रिवर इधर उधर बहनी शुरू हो जाती है। इसमें क्वेश्चन ये बनेगा कि जो डिपोजिशन होती है, जो रिवर सेडिमेंट्स लेके आती हैं, वो कन्वेक्स बैंक पे होती है, और अंडर कटिंग कहाँ होती है, कनकेव बैंक पे होती है। आपको ये पॉइंट ज़रूर याद रखना है, नहीं तो इतना पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं अगर क्वेश्चन सही नहीं हुआ तो। जितना मर्जी ज्योग्राफी समझते रहो, ज्योग्राफर नहीं बनना है, मतलब हल करना है अपना। भाई क्या क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन ये बनेगा, मेंडर्स जो हैं हमारे, वो डिपॉजिट करते हैं सेडिमेंट्स जो साथ आते हैं, तो कहाँ से डिपॉजिट होते हैं, कन्वेक्स साइड पे या कनकेव साइड पे? वो होते हैं कन्वेक्स साइड पे, कन्वेक्स बैंक पे, अंदर वाली साइड। और जो अंडर कटिंग होती है, जो कटता है पार्ट साइड वाला, वो कहाँ कटता है, कनकेव बैंक। अब आपको पॉइंट्स में आपको फिगर में दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ अंडर कटिंग हो रही है बैंक, ये कनकेव बैंक है, बाहर वाला हिस्सा। जो अंदर वाला कन्वेक्स होगा। अब ये धीरे धीरे कटता कटता ये ऐसे कट जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ से ये भी और जड़ जाए, और ये कट के अलग ही बन जाएगा इतने। आपको याद होगा ना, अभी ये आपको मैंने पॉइंट बार्स बताया, कन्वेक्स वाली साइड पे बनता है। जो मेंडरिंग होती है, मेंडरिंग के टाइम जो पानी जिस साइड से लैंड को या बैंक को काट रहा होता है ना, बैंक मतलब जो बांध होता है उसको काट रहा होता है ना, वो होती है कनकेव साइड। और जो डिपोजिशन होती है वो कन्वेक्स साइड पे होती है। चलिए, ये देखिए, कनकेव बैंक इज नोन एज कट ऑफ बैंक, क्योंकि उसको काट रहा होता है। और जो भी हमारा इकट्ठा होना है वो कन्वेक्स बैंक। आ गया था ब्रेडेड चैनल। जब रिवर के पास बहुत कोर्स मटेरियल होता है, कोर्स मतलब आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो वो सिलेक्टिव डिपोजिशन करता है, कहीं छोड़ता है कहीं नहीं छोड़ता है मटेरियल, तो फ्लो में बहुत फ़र्क पड़ता है। ये ब्रेडेड चैनल्स आपने देखा होगा ना, जैसे वो अफ्रीकन्स होते हैं, उन्होंने ब्रेड्स की होती है अपनी चोटी, उनको ब्रेड्स, उस तरीके से रिवर का फ्लो होता है। छोटे 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 रिवर चैनल्स बन जाते हैं, जहाँ से रास्ता मिलता है वहाँ से पानी निकलना शुरू हो जाता है, उनको ब्रेडेड चैनल्स बोला जाता है। आगे आ जाते हैं हम, ये केव्स से रिलेटेड है सारा, ये आगे अभी आपको पढ़ाता हूँ मैं। ये ग्राउंड वाटर से रिलेटेड है ना सारा, ग्राउंड वाटर के अंदर कैसे, ग्राउंड वाटर के अंदर चलिए, ये जो ग्राउंड वाटर पे होगा, तो सरफेस वाटर पे जब पानी आता है तो वो सब सारा कुछ तो एवापोरेट हो जाता है, कुछ नीचे परकुलेट होके ग्राउंड वाटर बन जाता है। अब जब ग्राउंड वाटर बनता है तो तब उसके वो ग्राउंड वाटर भी अंदर मूव करता है। अगर तो अंडरग्राउंड में जो हमारे लाइमस्टोन भी होता है, जो लाइमस्टोन होता है ना, वो इजीली कट ऑफ हो जाता है। उसको वो लाइमस्टोन बना होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट से, रिच होता है उसके अंदर, और पानी के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो पानी उसे घोलना शुरू कर देता है, केमिकल प्रोसेस शुरू हो जाता है ना। तो इस वजह से वहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनको बोलते हैं हम कास्ट टोपोग्राफी। ये कास्ट टोपोग्राफी, इसमें इरोजन भी होती है और डिपोजिशन भी होती है।
अब इरोजन में क्या क्या बनेगा, पूल्स बन जाएंगे, सिंक होल्स बन जाएंगे, लैपिस बन जाएंगे और लाइमस्टोन पेवमेंट बन जाएंगे। अभी आपको मैं सिंक होल यहाँ पे पिक्चर में दिखाऊंगा आपको। अगर यहाँ सिंक होल, ये देखिए, ये इरोजन हुआ ना, यहाँ से हमारा सारा लाइमस्टोन निकल गया, घोल दिया पानी ने, और यहाँ से लाइमस्टोन निकल गया, वो सिंक होल बन गए, होल्स टाइप्स बन गए। कई बार आपने देखा होगा कहीं से पानी ज़मीन के नीचे से निकलता है, फिर आगे नीचे नीचे जाके फिर आगे से ऊपर निकलता है। ये कास्ट टोपोग्राफी आपको वैष्णो माता की तरफ आप जाते हैं ना, वहाँ देखने को मिलती है। और ये वैली सिंक भी बन जाता है जब कुछ सिंक होल मिल मिल के ना बड़े होते जा रहे हैं, होल बड़े होते जाएंगे, आपस में मिलेंगे तो एक बड़ा होल बन के टोपोग्राफी में चेंजेस लाके आपके लिए क्या बनेगा, वो ये सिंक होल तो आपको समझ में आ गया। अभी वाटर पूल्स की तरफ बन जाते हैं। अब क्या हो जाए कि ये सिंक होल्स बहुत ख़तरनाक भी होते हैं, इसके ऊपर ये इसको पैर रखेगा तो वो अंदर जाने के चांस होते हैं, जैसे दलदल होता है, तो इसको हम डोलाइन भी बोलते हैं, याद रखें, कोलैप्स सिंक हो जाते हैं। देन दूसरा वर्ड आता है हमारे अंदर, वैली सिंक्स। जब ये सिंक होल्स और डोलाइंस होते हैं ना, डोलाइंस क्या होते हैं आपको बताया मैंने पीछे, कोलैप्स सिंक, काफ़ी बड़े हो जाते हैं, तो हमारे दोनों मिलकर एक वैली सिंक बन जाता है, थोड़े बड़े हो जाते हैं, इसमें इतना कुछ है नहीं। देन आ जाता है रिजेस और लैपिस। ये क्यों फॉर्म होते हैं, यहाँ पे जो ये सरफेस है ना, ये खाया जाता है किसके द्वारा, पानी खाता है इसे, पानी खा खा के रिजेस बना देता है, लैपिस बना देता है। रिजेस मतलब जैसे मिड ओशन एक रिज बनाया, छोटे छोटे पहाड़ से बन जाते हैं। देन केव्स, जहाँ पर ना रॉक्स केव्स के अंदर अलग अलग हैं, कहीं शेल्स हो सकते हैं, सैंडस्टोन हो सकता है, क्वार्टजाइट हो सकता है, और लाइमस्टोन और डोलोमाइट्स हो सकता है। तो लाइमस्टोन को तो वो पानी घोलना शुरू कर देता है, वहाँ पे केव फॉर्मेशन हो जाती है। तो वाटर जो है वो जहाँ तो नीचे जाता है, क्रैक्स के थ्रू जाता है या जॉइंट्स के थ्रू, और हॉरिजॉन्टली मूव करता है, सीधा 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 जाने लगता है अलोंग द ग्राउंड, और जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ से वो केव बनाता जाएगा। अगर वो छोटा गैप देगा उसको भी केव बना देगा। पानी बहुत ख़तरनाक चीज़ है, ये आज का काम नहीं है, बहुत टाइम लगता है इसको। अब डेपोजिशन आपको याद रखने हैं इसमें कि इसमें से इरोजनल कौन सा है और डेपोजिशनल कौन सा है। सिंक होल पूछ ले तो ये इरोजनल है। लैपिस वर्ड अब पूछ ले, लैपिस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको रिजेस भी बोल देते हैं। अब डिपोजिशनल में क्या आता है, क्योंकि वो जो उस पानी के साथ मिलके कैल्शियम कार्बोनेट घुला वो कहीं डिपॉजिट भी होगा, है ना। अब ये डिपॉजिट होकर क्या बनाता है, स्टेलासाइट। स्टेलासाइट जो होता है ना, वो हैंग करते हो पहाड़, जो केव का छत होती है ना, छत के ऊपर से पानी की बूंदें टपकती हैं, टप टप। तो वो बूंदें टपकती है, टेम्परेचर कम होता है, वो बूंदें नीचे गिर ही नहीं पाती, वो ऊपर ही जमना शुरू हो जाती है। जमते जमते एक तलवार जैसा या एक नुकीली चीज़ बन जाती है, उसे स्टेलासाइट बोलते हैं। और जो स्टेलगमाइट होता है वो ग्राउंड से नीचे उठता है। अब ग्राउंड से ऊपर कुछ बूंदें तो ऊपर रह जाती, कुछ बूंदें नीचे भी गिरती हैं, जो नीचे गिरती हैं वो नीचे जमती रहती हैं, नीचे से ऊपर को जमते जमते बनती हैं, उसको स्टेलगमाइट बोलते हैं। ऐसे स्टेलासाइट ऊपर से, स्टेलगमाइट नीचे से, ये आप देख सकते हैं पिक्चर्स के अंदर भी। धीरे धीरे कॉलम जैसे बन जाते हैं, जैसे ना कि ऐसे पिलर्स हैं छोटे छोटे, ऊपर से लटक रहे पिलर जो होते हैं वो स्टेलगमाइट्स होते हैं, और स्टेलगसाइट्स होते हैं, स्टेलासाइट्स होते हैं, और जो नीचे से ऊपर होते हैं वो स्टेलगमाइट होते हैं।
अक्सर ये जुड़ भी जाते हैं, आगे यहाँ तो लिखा नहीं है, लेकिन जब स्टेलासाइट और स्टेलगमाइट चिपक भी जाते हैं। अब ग्लेशियर क्या होता है? जब आइस एक बड़े तबके के साथ बहती है पानी की तरह, पानी नहीं है लेकिन पानी की तरह बहती है, उसको ग्लेशियर बोलते हैं। अब फ्लो थोड़ा स्लो होता है, ये तो आपको पता है, इसमें इतना डिटेल क्या ही जाना। इसकी ओरिजिनल एक्टिविटी बहुत ख़तरनाक होती है क्योंकि भारी वेट के साथ आ रही है, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो ये बहुत कुछ बहा के ले जाने का दम रखते हैं। अब इसके साथ कौन कौन सी ओरिजिनल एक्टिविटीज़ जुड़ी हैं? सर्क, CIRQUE, ये मोस्ट कॉमन है। ये ग्लेशियर के हेड पे होता है, सिर पे, जब जहाँ ग्लेशियर होता है ना उसके सर पे होता है ये थोड़ा चांद की शेप में होते हैं ना, थोड़े गहरे होते हैं और चौड़े भी होते हैं, लंबे भी होते हैं, कनकेव शेप होती है। आपको मैंने बताया कनकेव तो चांद जैसी शेप हो जाती है। सर्क आप देखेंगे, ये देखिए, ये बने हुए सर्क, चांद तो नहीं है लेकिन कुछ हो जाती है, इसमें नहीं लिखा हुआ इन्होंने। तो क्या होता है कि ये जो खड्डे बन जाते हैं, सर्क बन जाता है, इस सर्क के अंदर पानी, बर्फ़ जमा हो जाती है। बर्फ़ जब जमा होती है तो कभी धूप ज़्यादा हो तो पिघलती है, पिघलने से पानी पानी बनेगा, तो फिर वो लेक बने, उसे हम टार्न लेक भी बोलते हैं, सर्क लेक भी बोल देते हैं। ऐसे ही हॉर्न्स है, वो हेडवर्ड इरोजन है, सर्क वॉल का हेडवर्ड इरोजन, मतलब जैसे कि आप पिक्चर में देखेंगे, एक सेकेंड, ये जो हॉर्न्स हैं, हॉर्न्स फॉर्म थ्रू द, अब इसको रीड करेंगे, हॉर्न्स फॉर्म थ्रू द, horns form through headward erosion of the cirque walls if three or more radiating glaciers cut headward until their cirques meet। हेडवर्ड होता है कि जहाँ से मतलब स्ट्रीम, जैसे अब ग्लेशियर तो बह रहा है ना, उसका जो लंबाई वाला हिस्सा है, यहाँ पे जो आप देखेंगे ना, लंबा हिस्सा, ये जो लंबा हिस्सा है उसको इरोड करता है, लंबे हिस्से को इरोड करता करता वो सर्क को डिवाइड करता है। आपको इतना ही याद रखना है बस, इसमें और कुछ है नहीं। हॉर्न्स या सेरेटेड, ये देखिए आप, हॉर्न्स बने हुए ना यहाँ पे, ये ऊपर से बह रहे हैं, ये आप, ये पहाड़ नहीं है, पहाड़ हॉर्न्स नहीं है, ये जो नीचे को इरोजन हो रहा है पहाड़ के लंबाई वाले हिस्से पे, ये लंबा हिस्सा इधर का, तो यहाँ से जो बन रहे हैं वो हॉर्न्स बन रहे हैं। ये बह के नीचे गिर रहा है, ऊपर हॉर्न बन गया। और ग्लेशियर वैलीज वैसे ही बनेंगी, पर ये यू शेप होती है, वी शेप नहीं बनती हैं। और जो भी ऊपर से वो कचरा, जहाँ कचरा समझ लीजिए, जहाँ बर्फ़ समझ लीजिए, वो मोरेन्स होते हैं। मोरेन टाइप में हो जाता है, मोरेन शेप में आ जाते हैं। हैंगिंग वैली भी बन जाती है कि आगे जाके एकदम से कुछ नहीं होता, ऊपर से सारा बर्फ़ आई, यहाँ जमा हो गई, आगे इससे कुछ नहीं होगा। वो हैंगिंग वैली की तरह लगता है कि भाई किस तरीके से वैली बनी हुई है। और इसमें और कुछ खास है नहीं, इसमें आप याद रखते हैं, हाँ ये याद रखिए कि जिसको फजॉर्ड भी बोलते हैं, फायोर्ड्स भी बोलते हैं, फायोर्ड्स, ये बहुत गहरे खाई टाइप होते हैं, ट्रफ्स, वैली नहीं होती, ट्रफ्स होती हैं, इसमें सी वाटर जमा हो जाता है और शोर लाइंस भी होती हैं, साइड में बैंक्स भी बन जाते हैं। इनको अगर क्वेश्चन आए कि फजॉर्ड या फ्योर्ड टर्म इज़ रिलेटेड विद ओशियन, सी, लैंड और ग्लेशियर या माउंटेन,
तो आपको माउंटेन या ग्लेशियर को टिक करना है। देन कम्स टू डेपोजिशनल लैंडफॉर्म, आपको ये बता दिया। चैप्टर काफ़ी बड़ा लग रहा है मेरे को। जैसे जैसे ग्लेशियर मेल्ट करता है ना, मेल्ट करके जो भी उसका कोर्स मटेरियल है, जो भी उसके साथ आता है सारा कुछ, उसको ग्लेशियल टिल बोलते हैं। कुछ रॉक्स के फ्रैगमेंट्स होते हैं, तिखी होते हैं, काफ़ी एंगुलर फॉर्म में होते हैं। जो रॉक डेब्रिस, उसमें रॉक्स भी है ना पहाड़ वहाँ पे स्मॉल इनफ होते हैं, वो उस मेल्टिंग के साथ नीचे आ जाते हैं, उसको हम ग्लेशियल टिल बोलते हैं। मोरेन्स आपको पहले बताया ना, मोरेन्स है, मोरेन्स के लॉन्ग रिज होते हैं जो ग्लेशियल टिल के लॉन्ग रिजेस, मतलब लंबे लंबे। ये जो ग्लेशियल टिल आता है तो छोटी छोटी पहाड़ी बन जाती है लंबे लंबे करके, तो इनको हम मोरेन्स बोल देते हैं। और ये पैरेलल होते हैं ग्लेशियर वैली के। इसमें और कुछ नहीं है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। एस्कर्स, जब ग्लेशियर समर में मेल्ट होता है तो वाटर जो फ्लो करता है आइस के सरफेस के ऊपर, वो धीरे धीरे नीचे आता है, और जो वहाँ पे होल्स होते हैं ना आइस के अंदर, उसके अंदर घुसता है, और वहाँ जाके फिर वो अंदर जाता है ग्लेशियर के नीचे। ग्लेशियर तो सरफेस पे है ना, नीचे जाता है, नीचे जाके फिर स्ट्रीम की तरह बहता है आइस के नीचे। ये स्ट्रीम्स ग्राउंड के ऊपर बहती हैं, आइस नीचे होती है, इसके आइस बैंक्स बने हुए हैं, आइस के बैंक्स बने होते हैं, इसके आइस के बांध बने होते हैं। बहुत कोर्स मटेरियल होता है, जैसे बोर्ड, बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें इसके साथ होती हैं, और वैली में जाके सेटल हो जाता है, और फिर वो साइनस रिज बना देते हैं, उसको एस्कर बोलते हैं। क्योंकि वो सारा सामान आया ना, वो सारा इकट्ठा होके एक चट्टान टाइप बना देते हैं, उसको एस्कर बोल देते हैं। आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ एस्कर्स की पिक्चर, ये देखिए। अब पिक्चर देखने से क्या है, आपको ना ये थोड़ा याद जल्दी रहेगा। ये देखिए, ये जो लाइन बना दी ना, ये सब सेडिमेंट्स इकट्ठे होके आए हैं। ये जो लाइन है ये सब सेडिमेंट्स हैं। ये सेडिमेंट्स इकट्ठे होके एक चट्टान, लंबी चट्टान बना देते हैं, जिसे रिज बोलते हैं, इसको एस्कर बोल देते हैं। देन कम्स टू आउटवाश प्लेन। ग्लेशियर माउंटेन के जो नीचे का प्लेन होता है उसे हम आउटवाश प्लेन बोल देते हैं। ड्रमलिन्स क्या होते हैं, ये पिक्चर्स के साथ देखें तो थोड़ा शायद मुझे लग रहा है आपको जल्दी समझ आएगा। मैं आपको पिक्चर भी दिखाता हूँ इसकी। ड्रमलिन, ये देखिए, ये ओवल शेप्ड के रिज लाइक फीचर होते हैं। रिज मतलब छोटी छोटी पहाड़ियों जैसे फीचर होते हैं, और ज़्यादातर किससे बनते हैं, ग्लेशियल टिल से बनते हैं। उसके अंदर ग्रेवल और सैंड होता है। जो लॉन्ग ड्रमलिंग्स होते हैं पैरेलल होते हैं मूवमेंट के, क्योंकि तभी वो पहाड़ बन पा रहे हैं ना। अगर तो उसके परपेंडिकुलर तो उसे तोड़ देगा वो ग्लेशियर। तो 1 किलोमीटर से लेकर 30 मीटर की हाइट तक भी होते हैं। और जो पार्ट ग्लेशियर, ड्रमलिन का ग्लेशियर को फेस करता है उसे स्टॉस एंड बोलते हैं। और वो थोड़ा हाइट पे होता है, क्योंकि ग्लेशियर तो ऊपर है ना, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो वो ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा, स्टॉस। अदर एंड टेल, टेल नीचे वाला हिस्सा। अब इसके हम पिक्चर देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, ये सब कूड़ा कचरा उसका पड़ा हुआ है, ड्रमलिन।
अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। वेव्स एंड करेंट्स कोस्टल प्रोसेस है ये। जब वेव्स उठती हैं तो साथ में कुछ ना कुछ तो लेके आती हैं समुंदर से, इसमें और कुछ है नहीं खास। इसमें देख सकते हैं कि हाई रॉकी कोस्ट, जो हाई रॉकी कोस्ट होते हैं वो डूब जाते हैं। रिवर जो होती है ऐसा लगता है कि वो डूब गई है, क्योंकि कोस्ट लाइन बहुत इरेगुलर है। देन कम्स टू ये आगे सैंड के आगे सारे ना, ये सैंड वाले, ये तो आप खुद भी इतना पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ इतना है नहीं। अब क्या होते हैं, वेव्स जो होते हैं ना, जो लो सेडिमेंट्री कोस्ट होते हैं, सॉरी, वो लेगून्स बना देते हैं और टाइडल क्रीक्स बना देते हैं। जो लैंड है ना उसकी स्लोप है ना वाटर की तरफ होती है, और मार्चेस और स्वैम्प्स तो वहाँ पे होते ही हैं। जब जो वेव्स होती है ना जेंटली स्लोप, जो स्लोपिंग हमारा सेडिमेंट्री कोस्ट होता है वो बनाता है बार, बैरियर बार, स्पिट्स, लेगून्स। लेगून धीरे धीरे स्वयं बन जाता है क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ कचरा कुचरा गिरता रहता है। देन कम्स टू इरोजनल लैंडफॉर्म, ये क्लिफ्स। आपने देखा होगा ना कि वेव के साथ रिलेटेड है, तो वो भी पहाड़ वहाँ पे होता है, उसमें वेव्स टकरा टकरा के उसे पहाड़ को सीधा कर देती है और क्लिफ बना देती है, कुछ को केव्स बना देती है। देन कम्स डेपोजिशनल लैंडफॉर्म, बीचेस और ड्यून्स। कहीं बीचेस बन जाता है। बीचेस क्या होता है, जब वो सारी रेत लेके फेंक दिया समुंदर के किनारे पे तो आपका बीच बन जाता है, और ड्यून्स बन जाते हैं। बार, बैरियर्स एंड स्पिट्स, क्या होता है कि रिज जो होता है ना, सैंड का रिज बन जाता है, पहाड़ी बन जाती है सैंड की। शिंगल मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये मुझे भी नहीं पता है शिंगल क्या होता है, देख लेते हैं एक बार। ओके, जहाँ ग्रेवल्स होते हैं, ओके सैंड होते हैं एक, तो ग्रेवल्स होते हैं, शिंगल उन्हें बोलते हैं। ओके, वहाँ पे जो ऑफ शोर जोन होता है जहाँ वो वेव अपना सारा सामान फेंकती हैं, ऑफ शोर बार बन जाते हैं वहाँ पे। और देन कम्स टू विंड्स पे देख लेते हैं। विंड में डेजर्ट के अंदर क्या क्या करती है, उसके क्या क्या उससे होता है वो देख लेते हैं। इरोजनल लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं उससे, एक पेडिमेंट्स और एक पीडी प्लेन्स। पेडिमेंट्स क्या होते हैं कि जो जेंटली इंक्लाइंड रॉकी फ्लोर होते हैं ना माउंटेन के पास, उन्हें हम पेडिमेंट्स बोलते हैं। रेगिस्तान में पहाड़ भी होते हैं, पहाड़ों के पैरों में, पहाड़ों के बेस में अगर कोई डेब्रिस या कोई कचरा नहीं है उसे पेडिमेंट्स बोलते हैं। देन आ जाता है पेडी प्लेन। आपको पेडी प्लेन तो पहले भी बता दिया था मैंने। प्लेन एरिया होता है जिसमें कोई फीचर नहीं होता है। फीचर मतलब कोई पहाड़ ऊंचा नीचा कुछ नहीं होता। पलायस अभी आपको पलायस भी बता देते हैं।
क्या होता है कि जो सेडिमेंट्स आके इकट्ठे होते हैं, उस सेडिमेंट्स थोड़े गोल शेप में इकट्ठे होते हैं, और जहाँ से उड़ के गए हैं वहाँ खड्डा बन जाता है, और धीरे धीरे वहाँ बारिश होती है, पानी कहीं बारिश हुई तो पानी इकट्ठा हो गया उसके अंदर, वो शैलो लेक टाइप बन जाते हैं, उन्हें पलायास बोल देते हैं, पर वो शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, और ये एल्कली फ्लैट्स भी बोलते हैं इन्हें। उसके बाद आ जाता है कि डिफ्लेशन हॉलोज एंड केव्स। जब रॉक्स के ऊपर से विंड बहा के लेके जाती है और उसे तोड़ती है, तो उस मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि एक डिप्रेशन बन जाता है, उसे हम डिफ्लेशन होलो बोल रहे हैं। उस पत्थर के अंदर होलोनेस आ जाती है, वो ऐसा लगता है खड्डा है उसके अंदर, तो उसको डिफ्लेशन होलो बोल देते हैं। फिर वो केव का पार्ट रूप ले लेती है। मशरूम टेबल और पेडिस्टल रॉक्स। अब कोई पत्थर है जो रेगिस्तान में खड़ा काफ़ी टाइम से, बहुत बड़ा बोल्डर टाइप, तो क्या होगा, उसमें हवा बहुत तेज़ बहती है, उसे काटती 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 मशरूम शेप में काट देती है। ऊपर से हवा नहीं काटती उतना जितना नीचे से काटती है। और डेपोजिशनल लैंडफॉर्म क्या होता है, जहाँ से एक साइड से रेत उठाई, कहाँ फेंक की, और उससे क्या बन गया, उससे क्या बना, सैंड ड्यून्स बने। और सैंड ड्यून किस किस शेप के बने वो आप देख सकते हैं। बरचान इस शेप का होता है, बूमरैंग की शेप में। एक सेल्फ होता है थोड़ा छोटा बूमरैंग। पैराबोलिक इस शेप का होता है, सी शेप का। तो ये आपको याद करने हैं। बरचान सा यहाँ पे लिखा होता है, क्रिसेंट शेप होते हैं ना बरचान, क्रिसेंट शेप। और पैराबोलिक ड्यून्स जब सैंड, ये पैराबोलिक भी वही होती है। और सेफ जो होती है, SEIF, बरचान की तरह होते हैं लेकिन थोड़े छोटे होते हैं। बाकी इसमें से एक्सरसाइज में से आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। चैप्टर आपका ख़त्म होगा। काफ़ी लेंदी और लंबा चैप्टर था ये। इसमें से कुछ ज़्यादा डीपली समझने का कुछ नहीं है। अगर आप समझने लग जाओ कि बरचान है, बरचान बना कैसे, बरचान की हवा किस तरफ से आ रही है, तो आपको ऑप्शनल ज्योग्राफी का नहीं है, उससे क्वेश्चन यही आएगा, बरचान क्रिसेंट शेप होता है। दूसरा सी शेप जो होता है हमारा, वो होते हैं पैराबोलिक होते हैं। ये आप कहाँ, ये डेपोजिशनल है या इरोजनल लैंडफॉर्म है, ये क्वेश्चन आएगा, तो आपको डेपोजिशनल बताना है, क्योंकि बन रहा है ना आपको उस हिसाब से। अब क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट डाउनवर्ड कटिंग इज डोमिनेटेड। डाउनवर्ड कटिंग कब डोमिनेट होगी, यूथ स्टेज में। Deep valley characterized by steep step-like side slopes is known as। अब डीप वैली है, इसका आंसर आप बताइए क्या होगा। देखिए अभी आपको मैंने ये सारा कुछ तो पढ़ा दिया था, ये आपको आना चाहिए कि जो डीप वैली है, स्टीप स्लोप है। देखो स्टेप लाइक है ना, आप सोचो क्या हो सकता है। यू शेप वैली तो है नहीं, उसमें तो स्टेप नहीं होंगे। ब्लाइंड वैली कुछ ऐसा पढ़ा ही नहीं शायद, या तो मैं मिस कर गया हूँ, मैंने तो नहीं पढ़ा है। जॉर्ज तो बिल्कुल ही प्लेन होता है दोनों साइडों से, तो बचा क्या, कैनियन। कैनियन नीचे से थोड़ी शेप बनाता है, तो इसका आंसर होगा कैनियन। आगे आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स द केमिकल वेदरिंग प्रोसेस इज मोर डोमिनेंट देन द मैकेनिकल प्रोसेस। आप चलेंगे इसमें तो एरिड रीजन में भी केमिकल प्रोसेस इतने ज़्यादा होती नहीं दिखी। और जो हमारा दूसरा ग्लेशियर वाला है, उसमें भी लगता है कि नहीं होनी चाहिए। तीसरा आता है, सॉरी पहला आता है ह्यूमिड। तो ह्यूमिड में क्या होता है ना, हर एक चीज़ ज़्यादा होती है, बैक्टीरियल एक्टिविटी भी ज़्यादा होती है, तो केमिकल वेदरिंग भी वहीं ज़्यादा होगी। अरे ये क्या हो गया, जितना टेम्परेचर हाई होगा ना और जितना टेम्परेचर लो होगा, वहाँ पे एक्टिविटीज़ कम होती हैं। अब लैपिस क्या होता है,
irregular surface with sharp pinnacles, grooves and ridges. ये तो आपको आना ही चाहिए, इसमें कोई इतना मुश्किल तो था नहीं। बाकी आप इसको एक बार वेरीफाई खुद भी आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डीप लॉन्ग एंड वाइड ट्रफ और बेसिन विद वेरी स्टीप कनकेव हाई वॉल्स एट इट्स हेड एज वेल एज इट्स साइड्स। ये बताइए क्या होगा। जो डीप लॉन्ग है, एक तो डीप है पहले तो आप देखिए, और लॉन्ग लंबा और वाइड चौड़ा, बेसिन टाइप है। तो इसमें आपका आंसर होना चाहिए सर्क, क्योंकि एक तो डीप है, वाइड भी है, लॉन्ग भी है, और कनकेव आपको बताया था मैंने, कनकेव हाई वॉल्स होती हैं उसकी, ऐसे सी शेप में होती हैं। तो ये इसका आंसर हो। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। अगर कोई आपको डाउट हो तो मुझे आप बता दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। आज के लिए धन्यवाद।